सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। अब हम बात करते हैं लोक प्रशासन के उपागम की, यानी अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों, अप्रोच का अर्थ होता है कि हम देखने का नज़रिया, किसी भी चीज़ को हमारा देखने का नज़रिया कैसा है वो कहलाएगा उसका उपागम यानी अप्रोच। हम उसे किस तरह से अप्रोच करते हैं, कोई भी घटना हम देख रहे हैं तो उस घटना को हम किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं, हम किस तरह से उसे, हमारा दृष्टिकोण है वो किस तरीके का है। तो डेट इज कॉल्ड उपागम। जैसे एक सबसे पहला संरचनात्मक उपागम है, स्ट्रक्चरल अप्रोच है, यानी हम लोक प्रशासन को एक स्ट्रक्चर के रूप में लेते हैं कि जो पूरा एक ढांचा है और इस स्ट्रक्चर का काम जो है एक निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति करना है और उसके लिए क्या क्या करना है और कैसे करना है, किस तरह से जो है अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है। तो उसको जो है एक संरचनात्मक एक स्ट्रक्चर के रूप में जब हम लेते हैं तब ये स्ट्रक्चरल अप्रोच बन जाती है। उसी तरह से दूसरा उपागम है मानव संबंध यानी ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच। इसका मानना यह है कि संगठन का काम है मनुष्यों से या लोगों से काम लेना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेना। लेकिन मानव संबंध उपागम ये कहता है कि जो मनुष्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य वास्तव में एक सामाजिक इकाई है। मनुष्य कार्य के साथ साथ अपने जो मानवीय संबंध हैं उनको भी महत्ता देता है और ये कहता है कि ये अप्रोच कहती है कि भाई मनुष्य को भी आप जो है पूरा महत्व दो। इस अप्रोच का ये मानना है कि एक संतुष्ट व्यक्ति ज़्यादा कार्य करता है, ठीक है। तो एक ये अप्रोच है। तीसरी अप्रोच है बिहेवियरल अप्रोच या व्यवहार संबंधी उपागम। ये कुछ व्यवहारिक बातें करता है। ये कहता है कि दोनों ही चीज़ें महत्वपूर्ण हैं कि व्यक्ति के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, संगठन के लिए क्या किया गया, उसका अपना योगदान संगठन के लिए क्या है। लेकिन केवल यही महत्वपूर्ण नहीं है कि व्यक्ति ने संगठन के लिए क्या किया है, साथ के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उसका काम ये भी देखना है कि संगठन ने उस व्यक्ति को क्या दिया है, यानी कि व्यक्ति के कार्य के बदले संगठन के द्वारा जो उसे प्रतिफल है, जो उसे रिवार्ड है, वो क्या दिया गया। तो दोनों के बीच में उचित समन्वय, उचित संतुलन होना चाहिए, दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। यानी व्यक्ति संगठन को जितना दे, जितना कार्य करे, उसके बदले संगठन भी उसे उसके बदले रिवार्ड दे। तो ये बिहेवियरल अप्रोच है। इसी तरीके से एक कंपैरेटिव अप्रोच है, तुलनात्मक उपागम है। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि किसी भी देश के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तुलना किसी दूसरे देश के जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से करते हैं। जैसे हम भारत के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तुलना हम अमेरिका के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से करें तो इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। इससे हमें पता चलता है कि क्या मतलब हमारे प्रशासन में क्या कमियां हैं, वहाँ क्या अच्छी चीज़ें हैं। जब हम कंपैरिजन करते हैं तभी हमें अपनी खूबियाँ और अपनी कमियाँ पता चलती हैं, ठीक है। और हमें पता चलता है कि हमें अपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो स्वरूप है उसमें क्या चेंजेस करने हैं। तो ये कंपैरेटिव अप्रोच है, तुलनात्मक उपागम है। और रिक्स ने कंपैरेटिव अप्रोच में काफ़ी काम किया है। इसी तरीके से एनवायरमेंटल अप्रोच है, पर्यावरणीय उपागम है, यानी कि प्रशासन ही केवल समाज को प्रभावित नहीं करता बल्कि समाज भी, यानी पर्यावरण भी, जिस पर्यावरण में कोई प्रशासक कार्य करता है वो पर्यावरण, वो एनवायरनमेंट भी प्रशासन को प्रभावित करता है। बेसिकली एक्चुअली दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एक अच्छा प्रशासक आते ही जो पूरा एनवायरनमेंट है वो बदल जाता है। इसी तरीके से एक अच्छा और ख़राब एनवायरनमेंट, एक अच्छा एनवायरनमेंट यदि किसी प्रशासक को मिलता है तो ऑब्वियसली बात है उसके कार्य करने की दर बढ़ जाती है, सफलता की दर बढ़ जाती है। और एक ख़राब एनवायरनमेंट मिलते ही जो अच्छा प्रशासक है वो भी निष्फल साबित होता है। तो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो बेसिकली ये अप्रोच मानकर चलती है कि जो एनवायरनमेंट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। इसी तरीके से विकास उपागम है, डेवलपमेंट अप्रोच है। इसके अंतर्गत हम ये मानते हैं कि प्रशासन का कार्य केवल कानून व्यवस्था ही मेंटेन करना नहीं है, ये नियामकी कार्य था, रेगुलेटरी वर्क था। लेकिन अब चूंकि हमारा उद्देश्य लोक कल्याण है और लोक कल्याण के लिए हमको विकास करना पड़ेगा, सतत विकास करना पड़ेगा। और जितनी तेज़ी से हमारी अर्थव्यवस्थाएँ आगे बढ़ रही हैं उसके लिए ज़रूरी है कि हम विकास की दर को उच्च बनाए रखें। तो विकास उपागम का या जो डेवलपमेंट अप्रोच है उसका उद्देश्य है विकास की गति को बनाए रखना, बढ़ाना और लोगों की उन्नति को बढ़ाना, लोगों के जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसे बढ़ाना।
इसी तरीके से केस स्टडी अप्रोच, आजकल ये जो केस पद्धति उपागम है ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसके अंतर्गत क्या करते हैं कि हम लोग स्पेशल केसेस हैं उनको हम स्टडी करते हैं और उससे हम कुछ अनुभव प्राप्त करते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जब हम पुरानी केस स्टडी करते हैं कि ऐसी कंडीशन में और ये निर्णय लिया गया और ये सही साबित हुआ, तो जो नए लोक प्रशासक हैं उनको एक कह सकते हैं गाइडेंस प्राप्त होती है। उनको पता चलता है कि ऐसी कंडीशन में ऐसा करने पर अच्छा रिजल्ट आ सकता है। तो बेसिकली केस स्टडी जो है ये वास्तव में सच कहें तो प्रैक्टिकल अप्रोच है, और यही कारण है कि हम जितने भी अप्रोच हैं, और ये नहीं कि केवल यही 7 अप्रोच हैं, यही 7 उपागम हैं, बहुत सारे उपागम हैं, ठीक है। ऐतिहासिक जो है हिस्टोरिकल अप्रोच भी हो सकती है, फिलोसॉफिकल अप्रोच भी हो सकती है, कानूनी यानी कि लॉ संबंधी अप्रोच भी हो सकती है। तो कई प्रकार के उपागम हो सकते हैं किसी भी चीज़ को देखने के। मैंने सिर्फ 7 ही लिखे, इसका मतलब ये नहीं कि 7 ही उपागम हैं, 7 ही अप्रोच हैं, कई अप्रोच हो सकती हैं किसी भी चीज़ को देखने के। तो जितने भी अप्रोचेस हैं हम उनको एक्चुअली 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो मानक अप्रोच और एक आनुभाविक उपागम, ठीक है। मानक उपागम के अंतर्गत हम कह सकते हैं, मानक मतलब स्टैंडर्ड, यानी कि क्या होना चाहिए। कुछ उपागम ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि भाई ये होना चाहिए, ठीक है। हम कह सकते हैं आदर्शवादी उपागम है, ठीक है, यानी कि जो आदर्श की आइडियलिस्टिक बातें करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा वैसा होना चाहिए। जबकि जो आनुभाविक उपागम है वो अनुभव पर आधारित है कि वास्तव में क्या है। तो हम कह सकते हैं मानक उपागम क्या होना चाहिए पर आधारित है, और जबकि जो आनुभाविक उपागम है वो क्या है पर निर्भर बेस्ड है। तो आप जितने भी अप्रोचेस देखेंगे वो बेसिकली इन्हीं 2 में से किसी में एक आएगा, यानी कि क्या होना चाहिए और क्या है, ठीक है। तो इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि 2 ही तरीके की अप्रोच हो सकती हैं, 2 ही तरह के उपागम होते हैं, मानक उपागम और आनुभाविक उपागम। तो ये रही अप्रोच कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को किस अप्रोच के साथ देखते हैं, किस अप्रोच के साथ लेते हैं। इसके अलावा कई और अप्रोच भी हो सकती हैं, और दिनों दिन हमारे पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए नई नई अप्रोचेस आ रही हैं। तो ये रहा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अप्रोच। हम बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्वरूप विकसित देशों में है और विकासशील देशों में है, यानी डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्वरूप है हम उसकी चर्चा करते हैं। आज हम चर्चा करते हैं कि जो विकसित देश हैं और जो विकासशील देश हैं उनके जो लोक प्रशासन के स्वरूप में क्या बेसिक अंतर है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर विकसित देशों और विकासशील देशों में क्या बहुत बुनियादी फ़र्क है। जो विकसित देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर जो टर्शरी क्षेत्र है, जो तृतीयक क्षेत्र है, वो उसकी संख्या ज़्यादा है, और प्राथमिक जो प्राइमरी क्षेत्र है उसकी संख्या कम है। प्राथमिक क्षेत्र यानी जो सीधे सीधे उत्पादन से जुड़े होते हैं, जैसे कृषि। हिंदुस्तान में लगभग 67% लोग आज भी कृषि में इन्वॉल्व हैं, जबकि ये मात्रा ब्रिटेन में केवल 2% है, अमेरिका में 3% है, कनाडा में 4% लोग ही केवल एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं। तो वहाँ टर्शरी जो क्षेत्र है, जो सेवा क्षेत्र जिसे आप कहते हैं, वहाँ सेवा क्षेत्र की के अंदर लोगों की संख्या ज़्यादा है। हिंदुस्तान में जो है प्राइमरी जो क्षेत्र है उसकी संख्या ज़्यादा है। तो एक तो बहुत बड़ा बुनियादी अंतर ये है। तो हम कह सकते हैं कि जो सेवा क्षेत्र हैं, चूँकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा विकसित होता है ये, तो उसकी वजह से जो लोक प्रशासन का जो स्वरूप है वो यहाँ के लोक प्रशासन के स्वरूप से भिन्न है। सबसे पहला अंतर तो ये है कि जो विकासशील देश हैं वो काफ़ी देर में स्वतंत्र हुए, यानी लगभग आप देखेंगे भारत को ही 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, तो स्वतंत्र हुए अभी तक हमें जो है लगभग 70 साल हुए हैं। जबकि जो विकसित देश हैं जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, ये काफ़ी पहले ही स्वतंत्र हो गए थे, और उसकी वजह से इनके जो लोक प्रशासन को विकसित होने में पर्याप्त समय मिला है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि विकसित देशों के जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं तो वो काफ़ी लंबे समय से रन कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को वेल मेंटेन कर लिया है, अपने अंदर जितनी भी कमियां हैं उनको दूर करने का उन्होंने प्रयास किया है। एक और जो बुनियादी अंतर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर है, विकासशील देशों के अंदर है, कि विकासशील देश जो है वो चूँकि किसी न किसी देश के गुलाम रहे, उपनिवेश रहे, जैसे भारत ब्रिटेन का गुलाम रहा, एक औपनिवेशिक राज्य रहा, और भारत के अंदर जो लोक प्रशासन का ढांचा है वो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है,
तो जो ढांचा वो छोड़ कर गए वो लगभग एज इट इज़ आज भी है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थे, जो विकासशील देश हैं, उनका अपना कोई निजी ढांचा नहीं है, हो भी नहीं सकता था। क्योंकि जब कभी भी वो स्वतंत्र हुए, जैसे भारत को ही लें हम, तो भारत जब 1947 में स्वतंत्र हुआ तो भारत के पास इतना समय ही नहीं था कि वो अपने किसी नए निजी ढांचे के बारे में सोचता, अपने किसी व्यक्तिगत ढांचे के बारे में सोचता। चूँकि समस्याएं बहुत विकराल थीं, स्वतंत्र होते ही जो है एक साथ बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई, खासतौर से भारत पाकिस्तान विभाजन के कारण जो अव्यवस्था उत्पन्न हुई, तो उस समय ये बहुत मुश्किल था कि हम किसी नए ढांचे को अडॉप्ट कर पाते। तो हमने उसी ढांचे को आगे बढ़ाया और उसे अपने संदर्भों में हमने उसे अप्लाई किया। तो आप विकासशील देशों को देखेंगे तो ज़्यादातर विकासशील देशों के जो ढांचे हैं वो लगभग वही के वही हैं, उन देशों के हैं जिन देशों के वो गुलाम थे। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है कि विकसित देशों का जो मॉडल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वो उनका अपना निजी मॉडल है, जबकि जो विकासशील देश हैं उनका जो मॉडल है वो अडॉप्टेड है, वो नकल मात्र आप मान सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है और इसी की वजह से जो है काफ़ी सारे डिफरेंसेस पैदा होते हैं। एक दूसरा जो अंतर है सबसे महत्वपूर्ण, वो है प्रकृति का, यानी कि इन्हें चलाने वाले लोग जो हैं वो किस प्रकृति के हैं। बेसिकली किसी भी विभाग में दो तरीके के प्रशासक होते हैं, एक सामान्य और एक विशेषज्ञ। सामान्य प्रशासक यानी कि जिनका ज्ञान सामान्य प्रकृति का होता है, लेकिन चूंकि उनकी प्रबंधकीय योग्यताएं ज़्यादा होती हैं, वो बेहतर प्रबंधन कर पाते हैं, इसलिए जो है उनको विभागाध्यक्ष बना दिया जाता है। जबकि विशेषज्ञ सेवाएं जैसे एजुकेशन, जैसे स्वास्थ्य है ना, हेल्थ, या जैसे रेलवे, कोई भी ऐसा टेक्निकल डिपार्टमेंट जहाँ विशेषज्ञ सेवा की आवश्यकता है, जहाँ स्पेसिफिक नॉलेज की ज़रूरत है, ठीक है। तो जैसे हमारे हिंदुस्तान में आईएएस को सामान्य सेवा माना जाता है। जो आईएएस होते हैं वो बेसिकली सामान्य सेवाएं, आपने देखा होगा कि एक आईएएस ऑफिसर को किसी भी विभाग की जिम्मेदारी दे दी जाती है। वो आज किसी एक विभाग का विभागाध्यक्ष है, कल को किसी दूसरे विभाग का उसको सचिव बना दिया जाता है, फिर कुछ दिनों बाद उसे किसी और विभाग का सचिव बना दिया जाता है। तो हम देखते हैं कि जो आईएएस ऑफिसर हैं उन्हें किसी भी विभाग की जिम्मेदारी दे दी जाती है। तो हिंदुस्तान में जो स्वरूप है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें सामान्य अधिकारी जो हैं, यानी आईएएस ऑफिसर का बोलबाला ज़्यादा है। विशेषज्ञ सेवाएं जो हैं वो यहाँ पर कम हैं। ज़्यादातर ऐसे क्षेत्र जहाँ विशेषज्ञों की ज़रूरत पड़े, वहाँ भी आप देखेंगे कि भारत में सामान्य ऑफिसर हैं। तो भारत ही नहीं, लगभग सभी विकासशील देशों में भी यही स्थिति है। जबकि विकसित देशों में जो आपको प्रशासक मिलेंगे वो विशेषज्ञ प्रकृति के मिलेंगे, क्योंकि उन लोगों ने अपनी सेवाओं में स्पेशलाइजेशन प्राप्त कर लिया है और वो इतनी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हैं कि वहाँ सामान्य के अधिकारी जो है वो फिट फॉर नहीं है। वहाँ पर स्पेसिफिक नॉलेज रखने वाला, स्पेसिफाइड नॉलेज रखने वाला अधिकारी ही जो है ज़्यादा बढ़िया प्रशासन कर सकता है। तो हम देखते हैं कि जो विकसित देशों के जो प्रशासन हैं वो कहीं ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हैं, वहाँ विशेषज्ञों की भरमार है और विशेषज्ञ ही वहाँ पर ज़्यादातर विभागाध्यक्ष बनाए जाते हैं, जबकि विकासशील देशों में जैसे भारत में सामान्य अधिकारी। तो ये दूसरा बड़ा अंतर है। तीसरा जो सबसे बड़ा अंतर है कि जो नौकरशाही का जो आकार है वो बहुत विकसित देशों में एकदम स्पष्ट है, सुस्पष्ट है, एकदम क्लियर कट है कि कौन अधिकारी है, क्या अधिकारी है, क्या उसके कर्तव्य हैं। तो एकदम हम देखते हैं कि क्लियर कट वहाँ सब कुछ है। जबकि विकासशील देशों में जो हमें लोक प्रशासन का स्वरूप हम देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा पेचीदा है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि भारत में जैसे सड़क हैं, तो आप देखते हैं कि सड़क जो है वो कुछ सड़कें नगर निगम भी बनाती हैं, कुछ सड़कें पीडब्ल्यूडी भी बनाती हैं, कुछ सड़कें जो है राज्य सरकारें बनाती हैं, कुछ जो है केंद्र सरकार बनाती है, नेशनल हाईवे। तो आप देखेंगे कि यहाँ चीज़ें जो हैं वो बहुत जो है क्लियर कट नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है कि वहाँ की जो सेवाएं हैं वो बहुत उन्नत हैं, बहुत विकसित हैं और एकदम सुस्पष्ट हैं।
इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा अंतर विकसित देशों और विकासशील देशों में है कि विकसित देशों में जन सहभागिता बहुत ज़्यादा है, जन जागरूकता बहुत ज़्यादा है। वहाँ की जनता जो है कंटिन्यूसली वॉच करती है, प्रशासन को देखती है, और प्रशासन को केवल वॉच ही नहीं करती है बल्कि प्रशासन के साथ सहयोग भी करती है। तो वहाँ जो जन सहभागिता की दर है वो विकासशील देशों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों यदि हम विकसित देशों और विकासशील देशों का कंपैरिजन करें तो लगभग चीज़ें मिलती जुलती ही हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने बताया कि विकसित देशों में विशेषज्ञ सेवाएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ सामान्य सेवाएं नहीं हैं। विकासशील देशों में सामान्य सेवाओं की भरमार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विशेषज्ञ सेवाएं नहीं हैं, विशेष सेवाएं भी यहाँ बहुत हैं। तो चीज़ें जो हैं वो लगभग एक जैसी हैं, लेकिन अंतर किस चीज़ का है? अंतर है कि जो विकासशील देश हैं वो गुणात्मक परिवर्तन देखती हैं, क्वालिटेटिव चेंजेस की बात करती हैं। जो विकासशील देश हैं वो मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव चेंजेस की बात करती हैं। मतलब जैसे भारत के संदर्भ में हम लें या किसी विकासशील देश के संदर्भ में लें, तो जैसे हम शिक्षा को लेते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन का जो लक्ष्य है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साक्षर करना है, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिटरेट हों, जो लिटरेसी रेट है वो बढ़े। लेकिन चूंकि विकसित देशों में सभी में साक्षरता दर 100% है, तो उनका एम लोगों को साक्षर करना नहीं है, लिटरेट करना नहीं है, बल्कि उच्च शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन देना है। वहाँ लोग क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, हमारे यहाँ लिटरेट करने की बात करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है। इसी तरह से स्वास्थ्य में देखिए, हेल्थ में, तो विकासशील देशों में आप देखेंगे कि जो हमारा उद्देश्य है वो सबको स्वास्थ्य सेवाएं देना है, ठीक है, और अधिक से अधिक जो प्रजनन है वो हॉस्पिटल में हो, सरकारी हॉस्पिटलों में हो, मतलब संस्थागत प्रसव हो। तो यहाँ उद्देश्य है ये है। जबकि विकसित देशों को आप देखेंगे तो वहाँ का उद्देश्य क्या है? उनको बेटर लाइफ देना, उनको बेहतरीन जो चिकित्सीय सुविधाएं वो प्रदान करना। यहाँ विकासशील देशों में आप देखेंगे वो मिनिमम हेल्थ जो एक लेवल है वो मेंटेन करना एम रहता है। जबकि विकसित देशों में आप देखेंगे जो हेल्थ सर्विसेज है वो दिनों दिन एकदम हाई टेक्निक की ओर जा रही हैं। तो बेसिकली हमारे यहाँ जो विकासशील देश हैं वो बेसिकली क्वांटिटी पर जोर दे रही हैं, मात्रात्मक परिवर्तन पर जोर देती हैं। जबकि विकसित देशों में चूंकि वो मात्रात्मक स्तर पर लगभग सभी चीज़ों में पूर्ण हो चुके हैं, तो वो दे आर इम्प्रूविंग इन क्वालिटी। तो ये एक बहुत बड़ा बुनियादी अंतर है। तो विकासशील देशों में भी ऐसा नहीं है कि यहाँ केवल मात्रात्मक बातें ही हो रही हैं, लेकिन अब धीरे धीरे करके जो चीज़ें हैं वो क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव भी हो रही हैं। तो विकासशील देशों की जो यात्रा है वो विकसित देशों की तरफ इसी तरह से जाएगी। और भारत के संदर्भ में मैं यदि विशेष रूप से कहूँ, भारत के संदर्भ में आप देखेंगे कि जो वर्तमान लोक प्रशासन है वो भी दिनों दिन केवल मात्रात्मक परिवर्तन की ओर नहीं देख रहा है, बल्कि गुणात्मक परिवर्तन की ओर भी देख रहा है, गुणात्मक परिवर्तन पर भी जोर दे रहा है और देना भी चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या बुनियादी अंतर है और क्या समानताएं हैं। क्या दोनों एक ही चीज़ के या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं या दोनों अलग अलग हैं? तो इस विषय पर चर्चा करेंगे। घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी।